नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हजर है। नाजरीन, अगर मौलाना फजलुर रहमान के माजी की बात की जाए तो इसका माजी तो बिल्कुल साफ नहीं, इसने हमेशा उल्टा ही और गलत ही काम किए हैं, लेकिन इस वक्त ये अपने माजी को साफ करना चाहते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान में असम्बली में इस तरह का खड़ा किया कि हुकूमती बेंचों पर बैठे अरकान के कानों से धुआं निकाल दिया। नाजरीन, वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। आपका मिनिस्टर अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अवाम उसको अपना नुमाइंदा नहीं समझ रहा। यहां पर 26वीं तरमीम पास की, किसने उसके ऊपर पानी फेर दिया? मैं तो अकेला आदमी था। दिफाई मामलात में जाएं, हजरत एटम बम मेरा है, मिसाइल मेरा है, कि एटम बम मेरा होगा, मिसाइल मेरा होगा, तैयारा मेरा होगा, लड़ाका सामान मेरा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार बैनुल अक़वामी मुआहिदात के तहत उन इदारों को होगा। मेरे मुल्क का इख्तियार खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? हर बात के लिए सड़कों पे आए, हर बात के लिए घेराव जलाव की सियासत करें, हर बात के लिए हम वज़ीर आला हाउस का घेराव करें, पार्लियामेंट का घेराव करें, असेंबलियों का घेराव करें। इसीलिए आपने कौम को छोड़ दिया और अपने मुल्क को छोड़ दिया है। इदारों ने मामलात को आगे चलाना था। ये अहलियत है हमारी कि आपका एक शहरी अपने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन अजीज की खिदमत के लिए, मुल्क को एक बड़े शोरश से बचाने के लिए 75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। हमने इस तस्वुर में वतन अजीज की मिट्टी के साथ वफादारी निभाते हुए उसके लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए हैं, कदरें हैं। और उस हवाले से हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हकायक तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। इस वक्त जब हमारा ऐवान यहां बैठा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है, और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? कब सोचेंगे हम इस बात के लिए कि इस मुल्क की बका का भी कोई सवाल है? आज अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है, इस पर चीखो पुकार करता है, बुरा मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी चीख चीख कर बोलने को पसंद नहीं करता, लेकिन मजलूम की चीखो पुकार को अल्लाह भी सुनने के लिए तैयार है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। कोई शख्स भी ऊंची आवाज और चीखते आवाज के साथ बात करे अल्लाह को पसंद नहीं है, सिवाय उस आदमी के जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जो मुस्तरब है, जो परेशान है,
اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے گٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے۔ پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا۔ ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشن میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا، اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرض میں جکڑا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے جتنی گفتگو کی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے
और ये भी उन्होंने हकीकत कहा है कि अवाम में से एक शख्स भी इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई वजीर, हत्ता कि चीफ मिनिस्टर तक अवाम में जाकर खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकता। इतना खौफ है अवाम का, क्योंकि नाज़रीन ये तो पूरी कौम जानती है कि अवाम का छिना हुआ मैंडेट है, जिस मैंडेट के जरिए ये कौम पर ये वक्ती हुकूमत मुसल्लत हुई है, क्योंकि अवाम ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। और वही बातें मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए की है और हुकूमत को बताया है कि इस वक्त हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, क्या दंगल फसाद मचा हुआ है। IMF जो हमें कर्जा देता है और फिर हमें आंखें दिखाता है, और इस वक्त तो हमारी सियासतदानों की थोड़ी सी भी वक़्त नहीं रह गई है कि IMF का जो वफद है वो भी अदलिया से मिल रहा है। नाज़रीन ये तो हकीकत बात है कि IMF कर्जा हुकूमत को देता है और इस वक्त वो हुकूमत को घास तक नहीं डाल रहा, वो मुलाकातें कर रहा है अदलिया के साथ बैठकर। और दूसरी जानब नाज़रीन देख ले मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुर्रत को हम बिल्कुल आज की तकरीर को मद्देनजर रखते हुए सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी दिलेराना अंदाज में कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट बंद कमरों में बैठकर फैसले लिख कर देती है और हुकूमत जो है वो फैसले बस आगे सुना देती है। हुकूमत बिल्कुल बेअख्तियार है, कुछ भी उसके अख्तियार में नहीं है। जो फैसले वो बंद कमरों में बैठकर इनको देते हैं, इनका काम है सिर्फ जुबान से उन फैसलों को सुना देना और बदनामी के लिए नाज़रीन ये हुकूमत बैठी है। पीछे वो लोग ताकतवर सहूलतकार इनके बैठे हैं जिनका नाम फजलुर रहमान ने अपनी जुबान से लिया है। नाज़रीन आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।